बातचीत भी भरोसा नहीं बन सकी। क्या पर्दे के पीछे चल रही है लगातार कॉल्स भी कूटनीति को बचा नहीं पाई? और क्या अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता या तो समझौते की ओर जाता है या फिर सीधे टकराव की तरफ? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर जो इस बार सिर्फ मेजबान नहीं था बल्कि उम्मीदों का केंद्र बन गया था। उम्मीद इस बात की कि अमेरिका और ईरान के बीच जमी बर्फ पिघलेगी। उम्मीद इस बात की कि हफ्तों से चल रहा तनाव खत्म होगा और उम्मीद इस बात की कि शायद दुनिया एक बड़े संकट से बच जाएगी। लेकिन 21 घंटे की लंबी, थकाने वाली और बेहद अहम बातचीत के बाद जो सामने आया वो था सन्नाटा, अनिश्चितता और बढ़ता हुआ खतरा। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस हाई प्रोफाइल शांति वार्ता में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका हर फैसला, हर संकेत और हर रणनीति इस बातचीत के हर पल में मौजूद थी। क्योंकि वार्ता का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार ट्रंप के संपर्क में थे। जी हां, खुद वेंस ने बताया कि इन 21 घंटों के दौरान उन्होंने ट्रंप से करीब 6 से 12 बार बात की। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 21 घंटे चली मैराथन वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप से सीधा संपर्क बनाए रखा। जी हां, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सोचिए, ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक लाइव रणनीतिक ऑपरेशन था। हर कुछ घंटों में एक कॉल, हर प्रस्ताव से पहले चर्चा, हर जवाब से पहले मंजूरी, यानी व्हाइट हाउस से लेकर वार्ता टेबल तक हर कदम सिंक्रोनाइज्ड था। लेकिन सवाल यही है, इतनी तैयारी, इतनी बातचीत और इतना दबाव, फिर भी नतीजा क्यों नहीं निकला? जब ये वार्ता शुरू हुई तो माहौल उम्मीदों से भरा हुआ था। बंद दरवाजों के पीछे कई राउंड की बातचीत हुई, ड्राफ्ट तैयार हुए, शब्दों को तोला गया और हर लाइन पर गहन चर्चा हुई। कई बार ऐसा लगा कि समझौता बस कुछ कदम दूर, लेकिन हर बार कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई असहमति बातचीत को उसी मोड़ पर ले आई जहां से वो शुरू हुई थी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जेडी वेंस ने साफ कहा, हम लगातार राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इस प्रक्रिया में शामिल थी। एडमिरल ब्रैड कूपर, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट, इन सभी से लगातार इनपुट लिए जा रहे थे। यानी सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी एक साथ बातचीत चल रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसने इस पूरी बातचीत को रोक दिया? सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी हां, अमेरिका की मांग साफ थी, एक लिखित, सत्यापन योग्य और लंबी अवधि का आश्वासन कि ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित करेगा जिससे वो कम समय में हथियार बना सके। जेडी वेंस ने साफ कहा, हमें एक क्लियर कमिटमेंट चाहिए, लेकिन हमें वो कमिटमेंट नहीं मिला। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। क्या आतंकिस्तान में संधि होगी या फिर सर्वनाश की तैयारी? ये आज का अपडेट हम आपको सबसे पहले दे देते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आतंकिस्तान में संधि या सर्वनाश, आज का अपडेट, क्योंकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तस्वीर कुछ ही देर बाद देखने को मिलेगी जहां जेडी वेंस पहुंच चुके हैं, ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है और साथ ही साथ यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा भी देखने को मिला है। क्या है वो दावा, वो भी आपको बताते हैं। यूएस इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं, यानी डर रहे हैं। एक डर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस दावा कर रहा है कि अब भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें मौजूद हैं।
और जमीन में छिपे ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। यह भी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है। ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा देखने को मिला है। ट्रंप कहां से इसमें पीछे रहते, ट्रंप ने भी दावा कर दिया। ट्रंप का दावा क्या, वो समझिए कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है। अभी तक कह रहे थे कि ईरान हार चुका है, अब कह रहे हैं कि सैन्य रूप से अगर देखा जाए तो ईरान की कमर टूट चुकी है। ईरान सैन्य रूप से बैकफुट पर है, पूरी तरह से वो युद्ध हार चुका है सैन्य रूप से। अब जो मकसद है वो है हॉर्मूज पूरी तरह खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वही तो टेंशन जो है इस वक्त अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसको खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और एक के बाद एक बड़े दावे बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना ही अब अगला टारगेट यानी मकसद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी देखने को मिली है। क्या चेतावनी दे रहे हैं वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है कि हॉर्मूज में कोई भी मनमानी नहीं चलेगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जिस तरह से ईरान ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है वो नहीं चलने वाली। वो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि मनमानी नहीं चलेगी और हमारा मकसद एक है कि हॉर्मूज को खोला जाए, वो खुलवा कर रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के ईरान को धमकी जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार चेतावनी और धमकियां जो है वो देखने को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या धमकी है वो आप समझिए कि अगर बातचीत फेल हुई तो हमला करेंगे, यानी जो इस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत होनी है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, तो ईरान ये ना समझे कि हम हमला नहीं कर सकते, वो हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, ये तस्वीर साफ कर दी है। तो युद्ध पोतों में सबसे खतरनाक हथियार जो है इस वक्त लोड हो रहा है। यानी एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है, शांति वार्ता की बातचीत कही जा रही है, दूसरी तरफ युद्ध पोतों पर एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार वो लोड होते जा रहे हैं। अब वो लोड करने के पीछे का क्या मकसद है ये डोनाल्ड ट्रंप से समझना बेहद जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो एक तरफ इस्लामाबाद में सजे इस कूटनीतिक मंच पर बातचीत की बात कहते हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है बल्कि इतिहास, रणनीति और ताकत का एक लंबा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ अमेरिका जिसकी पहचान है तेज फैसले और दबाव की राजनीति, दूसरी तरफ ईरान जिसे दुनिया हार्ड नेगोशिएटर के तौर पर जानती है। यह वो ईरान है जिसने सदियों से युद्ध और वार्ता दोनों को साथ लेकर चलने की कला सीख ली है। उसे पता है कि सामने वाले दुश्मन से कैसे निपटना है। युद्ध और बातचीत दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है ये ईरान बखूबी जानता है, क्योंकि इतने युद्ध उसने देखे हैं कि उसे अब आइडिया हो चुका है कि क्या करना है। जो टेबल पर मुस्कुराता है लेकिन शर्तों पर अडिग रहता है कि ये मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है। जो बातचीत को समय देता है लेकिन फैसले अपने हिसाब से करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं आतंकिस्तान में टॉक, डील या डेडलॉक, यह सवाल है। अमेरिका की चिंता सिर्फ आज की नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों की है, जहां एक छोटा सा लूप होल भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख भी उतना ही सख्त था। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वो ऊर्जा, मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए है और इसे रोकना उसके अधिकारों का उल्लंघन है। यानी यह सिर्फ सुरक्षा बनाम अधिकार की लड़ाई नहीं, ये भरोसे की कमी की लड़ाई है। एक पक्ष कहता है कि हमें भरोसा चाहिए तो दूसरा कहता है हमें आजादी चाहिए। और जब भरोसा और आजादी आमने सामने खड़े हो तो समझौता सबसे मुश्किल हो जाता है। इस पूरी बातचीत में एक और अहम मुद्दा बार बार सामने आया, आर्थिक प्रतिबंध का।
ईरान चाहता था कि उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बिल्कुल हटाए जाए, उसकी फंसी हुई संपत्तियां रिलीज हो और उसे वैश्विक बाजार में सामान्य रूप से लौटने का मौका मिले। लेकिन अमेरिका इन मांगों को चरणबद्ध तरीके से देख रहा था। पहले प्रतिबद्धता, फिर राहत, यानी पहले भरोसा और फिर छूट। और यही क्रम दोनों देशों के बीच टकराव का कारण बना। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम रणनीतिक बिंदु है, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ईरान इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और कई बार संकेत दे चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो इस मार्ग को प्रभावित कर सकता है। वहीं अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और वैश्विक स्थिरता का मुद्दा बन चुका है। इसी वजह से इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी, नौसैनिक तैनाती, निगरानी और लगातार सतर्कता, यानी कूटनीति के साथ साथ जमीनी तैयारी भी जारी है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के रुख को समझ लेते हैं। उनका संदेश साफ है, अमेरिका दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो बिना समझौते के भी आगे बढ़ेगा। यह रणनीति दबाव बनाने के लिए कारगर हो सकती है, लेकिन इससे बातचीत की गुंजाइश भी कम हो जाती है, क्योंकि जब एक पक्ष खुद को मजबूत दिखाता है तो दूसरा पक्ष झुकने के बजाय और सख्त हो जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी बिल्कुल अहम रही है। आपको बता दें, इस्लामाबाद में इस वार्ता का आयोजन, दोनों देशों को एक टेबल पर लेके आना, यह अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक पहल थी। पाकिस्तान ने एक पुल की तरह काम करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों किनारे ही दूर हो तो पुल भी सीमित हो जाता है। जेडी वैंस ने पाकिस्तान की सराहना करते हुए कहा कि बातचीत की विफलता का कारण मेजबान नहीं बल्कि मुद्दों की जटिलता है। अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक असफल दौर था या फिर आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर? क्या दोनों देश फिर से बातचीत करेंगे या अब हर कदम तनाव को और बढ़ाएगा? फिलहाल दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। पहला, कूटनीति का, जहां कुछ लचीलापन दिखाया जाए, कुछ शर्तों में बदलाव हो और एक नई शुरुआत की जाए। दूसरा, टकराव का, जहां छोटे छोटे तनाव बड़े संघर्ष में बदल जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर वैश्विक होगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं, मध्य पूर्व के कई देश संघर्ष में खिंच सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध। इतिहास हमें बताता है कि जब कूटनीति विफल होती है तो घटनाएं तेजी से बदलती हैं और कई बार एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देती है। इस्लामाबाद की ये 21 घंटे की वार्ता उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अनिश्चितता के साथ खत्म हुई। फिर भी दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। अब नजरें टिकी हैं अगले कदम पर, अगले बयान पर और उस फैसले पर जो तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी, शांति या संघर्ष। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या बातचीत फिर शुरू होगी या अब जंग की उल्टी गिनती सच में शुरू हो चुकी है? फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।